हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट सेक्शन, है ना, करंट अफेयर्स। अब ये हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसका ये जून 2024 का एडिशन है। अब हम देखते हैं, आज का पहला टॉपिक होने वाला है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज। आई होप कि आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे हैं और इसके साथ ही साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई पहली न्यूज़ क्या है कि पनामा जो है वो पहला नेशन बन गया है जिसने अपनी आइलैंड कम्युनिटीज़ को इवैक्यूएट करना चालू कर दिया है। भाई इसने क्या करा है, अराउंड 300 इंडिजीनियस, है ना, गूना फैमिलीज हैं, उसको मेनलैंड पनामा में सेटल करना शुरू करा है। और कहाँ से? गर्दी सुखदब आइलैंड। अब ये प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है कि गर्दी सुखदब आइलैंड करंटली न्यूज़ में था, क्यों है? क्योंकि वहाँ से रिलोकेशन हो रहा है। या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये पनामा से रिलेटेड है। ठीक है, पनामा, आई होप आपको लोकेशन मालूम होगी इसकी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। ये देखिए, आई हैव मार्क्ड। फिर ऐसे बहुत सारी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, एसआईडीएस हैं, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। मतलब क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ रहा, इतना इफेक्ट कर रहा है उनको कि अगर उन्होंने मेजर्स नहीं लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना। अब ये हम देख लेते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ही मेंस के पर्सपेक्टिव से, ना ही प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि एसआईडीएस एक ग्रुप होते हैं आइलैंड कंट्रीज़ या फिर टेरिटरीज़ का, जो कि एक जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस को शेयर करते हैं और ऐसी ही एक जैसी ही सोशल, इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट वल्नरेबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, फेस करते हैं। हाँ, सारे एसआईडीएस जो हैं वो आइलैंड नहीं है, जैसे कि बेलाइज, गियाना, सरीनेम, है ना, ये पनामा के आसपास की कंट्रीज़ ही हैं। ठीक है, लेकिन उनके आइलैंड जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। पर एसआईडीएस के एग्जांपल्स कैसे हैं? मालदीव, सेशेल्स, मार्शल आइलैंड्स एटसेट्रा। फिर आप ये भी लिख सकते हैं, अगर एसआईडीएस में मेंस में क्वेश्चन आता है कि ये 3 जोग्राफिकल रीजन शेयर करते हैं, जैसे कि कैरिबियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। फिर एसआईडीएस जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं स्पेशल केस से। ठीक है, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेके 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेने के पर, है ना। अब आप अपने आंसर में एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि भाई ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआईडीएस। फिर ऐसे सर्कल बना देंगे और फिर लिख सकते हैं रिमोटनेस, स्मॉल पॉपुलेशन, डिपेंडेंस ऑन ओशन रिसोर्सेज, या फिर नहीं, और फोर्थ वाला है लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक है, अब भाई रिमोटनेस कैसे? क्योंकि भाई आज हम इंडिया से जम करके पाकिस्तान भी जा सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आइलैंड के लोग कहाँ जाएंगे? दे विल बी ड्रोन इन द ओशन इटसेल्फ। हाँ, वह स्मॉल पॉपुलेशन होती है, स्मॉल पॉपुलेशन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी लिमिटेड होगी, क्योंकि पोटेंशियल भी लिमिटेड होगा। फिर ओशन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं ये लोग, मराइन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो ओशन पे इफेक्ट करेगा, और ओशन पे जो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा तो इनकी इकोनॉमीज पे भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। फिर है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कोरल रीफ्स अगर डाई करती हैं, मर जाती हैं ओशन एसिडिफिकेशन के कारण, और कोई ऐसा आइलैंड है जहाँ का टूरिज्म कोरल रीफ्स की वजह से चल रहा है, तो फिर उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा ही ना, ऑफ कोर्स वो। फिर है लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, क्योंकि बहुत सारी एसआईडीएस जो हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, और मिडिल इनकम कंट्रीज़ होने के कारण उनको कंसेशनल फाइनेंस एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज भाई एसआईडीएस को कैसे इफेक्ट कर रहा है हम ये देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो हमारी कंट्रीज़, है ना, जैसे इंडिया और ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ स्टेट्स है ना, इनका ज़्यादा रोल नहीं रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इसलिए इन्होंने पॉल्यूशन फैलाने में, क्लाइमेट चेंज में भी इनका ज़्यादा रोल नहीं रहा है ना। किन कंट्रीज़ का ज़्यादा रोल रहा है? यूरोप जैसी कंट्रीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही आ गया, जो पहले ही डेवलप्ड हो गए। तो भैया ऐसा होने के बाद, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना होने के बावजूद भी
ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट किसको झेलना पड़ रहा है? SIDS को ही झेलना पड़ रहा है इन फॉर्म ऑफ लॉस एंड डैमेज, है ना। सी लेवल राइज हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारे टेम्परेचर्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है। तो भाई इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? थ्रेट ऑफ फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल देखें, ऐसा कहा जा रहा है 2050 तक जो तुवालू आइलैंड, तुवालू की कैपिटल है, वो फ्लड हो जाएगी टाइडल वाटर्स के कारण। सोचो लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कि 2050 आते आते मतलब उनकी जो अपकमिंग दो पीढ़ीज हैं वो अपना जो ओरिजिनल घर है वो देख ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक आपने देखा होगा आइलैंड पे बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, उनके बहुत सारा कल्चर होता है, अपना वे ऑफ लिविंग होता है, रूट्स होती है। अगर उनको डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वो सब चीज़ें उनकी हट जाएंगी वहाँ से, है ना। जो एक बहुत बड़ी दुख की बात होती है, ऐसे कोई भी अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहता है। फिर ये कुछ बताया हुआ है कि कैसे वेदर एक्सट्रीम्स के कारण उनकी जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, बस आप ये देखें थ्रेट ऑफ फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोस्टल इरोजन हो रहा है, सबमर्जेंस हो रहा है। फिर वहाँ पे आप एक एग्जांपल लिख देना कि 2050 तक हाफ तुवालू कैपिटल की जो तुवालू की जो कैपिटल है वो हाफ फ्लडेड हो जाएगी, है ना। आंसर में फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखेंगे आप कि कैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है जिससे मराइन इकोसिस्टम जो है, जैसे कि कोरल रीफ्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, और इससे टूरिज्म और फिशरीज पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। इससे फिर डायरेक्टली क्या होता है? इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। फिर डिसप्रोपोर्शनल इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन, कनेक्शन लॉस होने का डर है भाई, कल्चरल रूट्स, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड और वे ऑफ लिविंग, ये सब लूज करने का, खो देने का डर है। फिर है क्लाइमेट इंजस्टिस, ये हमने अभी ऊपर हमने आपको समझाया था कि सिर्फ 1% ग्लोबल एमिशन में ये लोग अकाउंट करते हैं, लेकिन इनकी जो मतलब क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लीस्ट है, लेकिन इम्पैक्ट इन पे हाईएस्ट है। जितना ये इफेक्ट होंगे उतना कोई देश इनिशियली इफेक्ट नहीं होगा। फिर लैक एक्सेस टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, है ना। डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट तो हो ही रहे हैं, उनके पास सिर्फ 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, है ना, आउट ऑफ यूएस $100 बिलियन जो कि प्लेज किए गए थे 2019 में, उनके पास से 1.5 बिलियन का शेयर आता है क्लाइमेट एक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए जो एग्रीगेट पॉपुलेशन है सारी SIDS की, है ना, जो कि 1000 आइलैंड्स के अक्रॉस रह रही हैं, वो क्यों सिर्फ वर्ल्ड पॉपुलेशन के 1% से भी कम है। भाई 1% से भी कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी जान, उनके कल्चर को रिस्क पे छोड़ देंगे। फिर है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हीट वेव्स के कारण बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस बढ़ रहे हैं। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज के हो रहा है, जिससे जो फ्रेश वाटर है उस पर नुकसान आ रहा है। तो बस उनको ड्रिंकिंग वाटर ढंग का नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप ज़रूर नोट करिएगा अगर क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट पर, कि बहामास इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। बहामास जो है वो क्लाइमेट चेंज के चलते पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हो गया है, और ग्राउंड वाटर अगर डिप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे तो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आ जाएंगे। फिर है agriculture and food security affected by the heat stress, change soil moisture में change हो रहा है ना, evapotranspiration हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड्स और ड्रॉट्स। इससे वेजिटेशन हर्ट हो रही है, उनकी एग्रीकल्चर हर्ट हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ रहा है हर तरीके से, चाहे वो खाने से हो, पीने से हो, डिसीजेस से हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई वे फॉरवर्ड है इसका। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग वे फॉरवर्ड देख रहे थे। तो वे फॉरवर्ड कौन सा है भाई? कितने हैं ये देखो, कि सबसे पहले तो क्या करो, अडेप्टिव कैपेसिटीज़ जो है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते उसके इम्पैक्ट को, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं और अडाप्ट कर सकते हैं। तो अडेप्टिव कैपेसिटीज़ जो है उनको बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? जो रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको इंटीग्रेट कर दो सेक्टोरल पॉलिसी इनिशिएटिव्स के साथ, ठीक है। कौन कौन से सेक्टोरल पॉलिसी इनिशिएटिव्स? भाई अगर आप कोई
सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग या डिज़ास्टर प्रिवेंशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट करो, हेल्थ केयर प्लानिंग करो, है ना, ये सब चीज़ें करो। फिर है इम्प्रूव डेटा कलेक्शन और टेक्निकल कैपेसिटी। अभी कैसे करेंगे डेटा कलेक्शन और टेक्निकल कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? करवाओ, क्या करवाओ? असेसमेंट्स करवाओ, चेंज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट करवाओ, है ना। अब इससे क्या होगा, इसको करवाने से क्या हो जाएगा भाई, असेसमेंट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है, किस चीज़ से है, कौन सा पीपल है, तो आप अपनी पॉलिसीज़ को उस तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। फिर है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करो भाई। अब मिटिगेशन अडेप्टेशन ऐसा फ्री का काम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसमें फाइनेंस इंक्लूड होता है। अब एस आई डी इतने अमीर होते तो बात ही क्या थी। तो हम क्या करेंगे, हम फाइनेंस लाएंगे ऑल अक्रॉस द ग्लोब से। और इसका एक एग्जाम्पल है ब्रिज टाउन इनिशिएटिव 2022। ये हमारे प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में तो हमें ज़रूर से ज़रूर इसको कोट करना ही है कि ब्रिज टाउन इनिशिएटिव क्या है ना। तो भाई जो इमीडिएट नीड्स हैं ऐसी कंट्रीज़ की जो इमीडिएट डेब्ट डिस्ट्रेस फेस कर रही हैं, ठीक है, उनको एक SDG स्टिमुलस पैकेज दो ताकि वो SDG में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। देखो 250 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड में आंसर आएगा, आप हर चीज़ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको शॉर्टकट में लिखना होगा। तो डायरेक्ट लिखो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, फिर उसका एग्जांपल डाल दो और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कैसे की। जो हमारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनके पास बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, कम करने में, उसको अडेप्ट करने में। जैसे कि अब ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट्स लाओ, है ना, जिससे हम क्या करेंगे, जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर कर सकेंगे। ब्लू कार्बन मतलब इसका इससे कनेक्शन नहीं है, बट उसका अल्टीमेट गोल तो वही है। फिर प्रमोट करो रिन्यूएबल एनर्जी को। हाँ, तो कहाँ पर से हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लाओ, ट्रेडिशनल नॉलेज को का यूज़ करो और कुछ इनोवेशंस भी करो, जैसे ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करो, है ना, जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करो। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी, उसको प्रमोट करो, जैसे कि विंड, सोलर, जियोथर्मल, ओशन थर्मल और टाइडल एनर्जी। इससे क्या होगा, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा कोल वाला। और जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं कि SIDs लाइट हाउसेस इनिशिएटिव, जिसने टारगेट किया था 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी और सारी की सारी SIDs में बाय 2030। ठीक है, तो ये था हमारे SIDs के बारे में। और अगर मेंस में आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको कैसे अप्रोच करना है कि पहले आप शुरुआत कर सकते हैं SIDs को, हमने आपको बताया ना, डिफ़ाइन करके, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि पनामा में ऐसा ऐसा हुआ है तो वो रिलोकेट किया है तो इसलिए न्यूज़ में था। फिर आप लिख सकते हो कि कैसे उसको क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है, फिर वे फॉरवर्ड लिख सकते हो आप, है ना। और फिर हमने आपको बताया था कि गर्दी सुखदेव आइलैंड जो है वो न्यूज़ में है, तो ये पनामा से से कनेक्टेड है ना, पनामा का ही आइलैंड है ये। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे 300 इंडिजिनस गूना फैमिलीज़ को रिलोकेट किया गया है। फिर अब देख लेते हैं हम ये थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज़। अब इसमें हमें इतना सब कुछ आपको लग रहा होगा ये सब कुछ पढ़ने का नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट में इतना सब कुछ पढ़ने का नहीं है। बस ये जान लीजिए आप कि CDRI जो है वो लॉन्च किया था किसने, PM ने, हमारे इंडियन PM नरेंद्र मोदी जी ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और CDRI क्या है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर और ये कब किया था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के दौरान इन्होंने किया था। इसकी सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली है। और इसका ऑब्जेक्टिव तो ऐसा पूछेंगे नहीं, लेकिन आप पढ़ लें कि ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द रेजिलियंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसका रेजिलियंस बढ़ाने के लिए क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर रिस्क से, ठीक। फिर आप जान लीजिए कि आइरिस क्या है, आइरिस प्रोग्राम क्या है ना। तो भाई इसमें क्या है, आइरिस प्रोग्राम में जो CDRI है वो कुछ मेंबर्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UK और SIDS रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इसमें। और ये आइरिस प्रोग्राम जो है वो COP26 में
लॉन्च किया गया था वर्ल्ड लीडर्स समिट के दौरान। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स फिल्म्स में आ सकते हैं कि भैया आइरिस प्रोग्राम क्या है। कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के बोल देगा कि ये तो COP25 के दौरान लॉन्च हुआ था, तो नहीं, COP25 नहीं, COP26 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कब? वर्ल्ड लीडर्स समिट के टाइम पे। और मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ भाई, इसका मेंबर है। ठीक है, और इसको आइरिस प्रोग्राम को 2024 में UNSIDS पार्टनरशिप अवार्ड भी मिल रखा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड IRAF 2022 देख लीजिए। अब इसने क्या किया है क्या नहीं किया है ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये देख लो कि किसकी सपोर्ट से इस्टेब्लिश हुआ है। UNDP और UNDRR की मदद से इस्टेब्लिश किया है। उसका स्पेशल फोकस क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज एंड SIDS पे इसका स्पेशल फोकस है। IRF जो है वो IRIS प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। बस देखो इतने बड़े उसमें सिर्फ हमें यही काम का है। ठीक, फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हमने सब कुछ देख लिया है। ग्लोबल मेजर्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जब आप आंसर लिखेंगे SIDS पे तो आप ग्लोबल मेजर्स थोड़ा सा कोट कर दीजिएगा तो आपका आंसर और ऑथेंटिक लग जाएगा, है ना। जो अलायंस है, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ये लिख सकते हो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंटीग्रल रोल प्ले कर रहा है एडवोकेसी फॉर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के लिए, इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ के लिए। इतना मत लिखिएगा क्योंकि इतना आपके ना पेज होगा ना वर्ड लिमिट होगी। आप तो सिर्फ इतना लिखो, ग्लोबल मेजर्स द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स AOSIS। फिर है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ SIDS 1994। इसको हम क्या बोलते हैं? बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये फिल्म से पूछ लेगा कि बारबाडोस एक्शन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्शन क्या है, तो ये है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन SIDS। फिर UNDP इनिशिएटिव्स देख लीजिए, क्लाइमेट प्रोमिस इनिशिएटिव है, प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है। फिर SIDS एक्सेलरेटेड मोडालिटीज ऑफ एक्शन, है ना, सामोआ पाथवे। फिर है UN रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट जस्टिस 2023। ठीक है, इसका है क्या करता है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में, है ना, जो लीगल ओपिनियन है उसको सिक्योर करने का काम कर रहा है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी एडवाइजरी ओपिनियन। इसको भी आप कोट कर सकते हैं ग्लोबल मेजर्स के तौर पे। तो ठीक है, ये था SIDS के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और सबसे बड़ी बात है आपको समझ में आया होगा कि कैसे अगर मेंस में आंसर आता है इस पे तो आपको इसको कैसे लिखना है, और अगर फिल्म्स में क्वेश्चन बन सकते हैं तो किस तरीके से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कैसे अप्रोच करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को भी, वीडियो को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो और अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें ताकि हमको और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्लिक तो करते हैं लेकिन पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि जनवरी फरवरी के अराउंड यही आप रिग्रेट करेंगे कि काश हमने वीडियोस देख ली होती, करंट अफेयर्स की नोट्स बना लिए होते या खुद से करंट अफेयर्स पढ़ लिए होते। क्योंकि स्टार्टिंग तो लोग बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के फियर में फोमो हो जाता है और वहाँ पर फंस जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो आई विश आपके साथ ऐसा ना हो। So thank you. This was all for today. We'll meet you in the next video. Thank you so much.